मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुजिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज आप सभी देखने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण को सीखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से द्विघात समीकरण को सिखाऊंगा, बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि आज के बाद आप लोगों को द्विघात समीकरण में मेरे प्यारे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले मैं इनके डेफिनेशन के बारे में जानूंगा, जो द्विघात समीकरण क्या होता है और नहीं होता है, और इसके मेरे प्यारे दोस्तों क्या सब कंसेप्ट है, क्या नहीं होते हैं, और कैसे कैसे हम लोग द्विघात समीकरण को समझ सकते हैं। तो मैं अगर बात करूं तो इस YouTube पे मेरे प्यारे दोस्तों इस द्विघात समीकरण के द्विघात चैप्टर के ये फर्स्ट वीडियो ऐसा आप लोग को बताया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें मैं आप लोग को पूरे बेहतरीन तरीके से इसके कंसेप्ट के साथ आप लोग को जिक्र करूंगा और आपको अच्छे तरीके से समझाने सिखाने का प्रयास करूंगा, जो आज के बाद आप लोगों को कभी भी प्रश्न बनाने में समझ दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा? क्योंकि जब आप लोग कंसेप्ट को सीखे रहेंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को भी बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। तो सबसे पहले आपको समीकरण का समझना होगा। समीकरण समीकरण क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं। अगर कोई भी मेरे प्यारे दोस्तों जैसे ऐसे है 2x + 5 और इक्वल टू 0 है, तो ये हम लोगों का एक समीकरण होता है। और अगर बात करें तो ये एक चर वाला समीकरण हो जाए, क्योंकि x चर में समीकरण है तो इसलिए यह एक चर में समीकरण हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि 5x प्लस का 2y इक्वल टू 0 हो, या कुछ नंबर भी ले सकते हैं, लेटर भी ले सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह जो है हम लोगों का दो चर वाले क्या है, तो रैखिक समीकरण है। रैखिक का क्या मतलब हुआ? जिसपे पावर एक हो। अब हम लोग क्या समझने जा रहे हैं? द्विघात, जिसपे पावर दो हो। समीकरण भी होगा वो और वो द्विघात भी होगा, यानी कि अब अगर पावर हम इस पे दो दे दे तो यह द्विघात बन जाएगा। अगर इस पे पावर दो देंगे तो यह क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो इसी के बारे में आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा और समझाने सिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, गौर से समझिएगा। यदि ए बी सी कोई वास्तविक संख्या हो, ए बी सी कोई वास्तविक संख्या हो, तो तथा ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का कोई भी समीकरण हम लोगों का क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। अब यहाँ से एबीसी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो रियल नंबर। एबीसी क्या है? रियल नंबर। एबीसी क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्याएं। अब यहाँ पे कुछ भी मान हो सकते हैं, ए के मान कुछ भी हो सकते हैं, बी के मान कुछ भी हो सकते हैं और सी के मान भी कुछ भी हो सकते हैं। और अगर आप बात करें यहाँ पे तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा मित्रों। जो ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ए का मान क्या होना चाहिए? तो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग, अब मैंने आप लोगों को डिफरेंशियल में बताया है, यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो तथा ए नॉट इक्वल टू 0 हो, ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। ए का मान अगर 0 हो जाएगा, तो अगर ए 0 हो जाएगा मित्रों, तो ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म को 0 कर देगा, तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं मेरे पास। तो यह रैखिक समीकरण हो जाएगा। हाँ, बी और सी 0 हो सकता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी क्या है? तो 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें जैसे कि 2x² प्लस 5 इक्वल टू 0, अब यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है हम लोगों का मेरे प्यारे दोस्तों 5, तो यह ए का मान 0 नहीं है, लेकिन बी का मान भी मेरे पास तो एक्स वाला टर्म है नहीं यहाँ पे, क्योंकि बी एक्स तो बी एक्स वाला तो है नहीं ना, क्योंकि एक्स वाला तो टर्म है ही नहीं, तो इसलिए बी का मान क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन सी का मान कुछ ना कुछ यानी कि 5 है सी का मान, तो बी का मान 0 हो सकता है, सी का मान भी 0 हो सकता है। जैसे हम अगर बात करें, जैसे बात करते हैं 2x² और प्लस का 5x, यह भी हम लोगों का द्विघात समीकरण हो जाएगा। जैसे 0 दे दिए तो यह भी क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण, क्योंकि सी का मान यहाँ पे 0 है। तो ए 0 नहीं होगा, बी और सी 0 हो सकता है। तो इस तरह से ax² प्लस bx प्लस सी के रूप का जो कोई समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा? तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग द्विघात समीकरण को, और कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा आप लोगों को समझने में मित्रों। ठीक है, इसे मिटाता हूँ मैं। ठीक है, चलिए इनके एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं। तो जैसे 2x² प्लस का 5x प्लस 6, यह क्या है हम लोगों का मेरे प्यारे दोस्तों? तो एक द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। फिर x² माइनस का 6x प्लस 5 क्या है? तो द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल है। फिर उसी तरह से 5x² प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, यह क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, और बहुत सारे इसके हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो 2x² इक्वल टू 4 है, तो यह भी द्विघात समीकरण हो सकता है। अगर बात करें मित्रों 2x² प्लस 6 इक्वल टू अगर 3x²
प्लस का 9 दे दे या कुछ भी दे दे तो यह भी हम लोगों का द्विघात समीकरण हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह इस प्रकार से हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा x का मान क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी कि चर का जो अधिकतम घात हो वो 2 ही होना चाहिए, तभी क्या कहलाएंगे वो, तो द्विघात समीकरण कहलाएंगे। आशा करता हूँ समझ गए होंगे द्विघात समीकरण के बारे में और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग द्विघात समीकरण का सामान्य रूप या मानक रूप कह सकते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस डंडा को हटा, अरे यार चल, यहाँ से देखिए द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या है, यानी कि मानक रूप कहिए सामान्य रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, कोफिशिएंट को गुणांक कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, गुणांक होगा वो बी होगा और कांस्टेंट पार्ट जो बचेगा, कांस्टेंट पार्ट जो हम लोगों का बचेगा वो सी हो जाएगा मित्रों। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट बी हो जाएगा, जो बाद में पार्ट बच जाएगा सी हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको समझाएंगे, या यहाँ पे भी हम समझा सकते हैं, यहाँ पे लिखे। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 9 इक्वल टू 0 दे दें। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह से हो तो एक्स स्क्वायर, अब ए का मान पूछा जाए तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली कह सकते हैं ए का मान क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। कैसे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी एक्स कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, तो गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर में जिस भी नंबर से गुना किया होगा वह ए का मान हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर में किससे गुना किया गया है, 2 से, तो 2 क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू। यहाँ से x में 3 से गुना किया गया है तो b का वैल्यू 3 हो जाएगा। और प्लस माइनस पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा, अगर प्लस है तो कोई बात नहीं होता है, लेकिन माइनस में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा। फिर इस कॉन्स्टेंट यानी कि ये वाला पार्ट बच जाता है तो ये c का वैल्यू हो जाएगा। आगे इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और भी ज्यादा बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर भी आपको सिखाऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे मेरे प्यारे मित्रों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोग को नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं। आप लोग इसका नोट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग द्विघात समीकरण और उनके मूल के बारे में सीखेंगे। तो द्विघात समीकरण उनके मूल के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले, इससे पहले आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों बता चुका हूँ, बहुपद के अंदर भी बता चुका हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। जो हम लोग बहुपद का कोई भी मूल निकालते थे, एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता था, तो वहां से फॉर्मूला होता था माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। ये बहुपद के, जब बहुपद आप लोगों को बता रहा था वहां पे ही बताया था जो एक्स का मूल, और ये निकालने के बारे में सिखाया था, जो हम लोग कैसे निकाले थे मूल ज्ञात कर। ठीक है, तो यहीं से हम लोग यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल हो मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से माइनस का बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। अब मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारे आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से भी लिखा रहता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट d/2a भी लिखा रहता है। तो ये भी अभी आप लोगों को आगे समझाया जाएगा, तो आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस का बी माइनस का अंडर रूट, यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में ले लिए, एक बार माइनस में लेते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a, या माइनस का बी माइनस अंडर रूट d/2a हो जाएगा मित्रों। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये d क्या होता है, अभी इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि अल्फा बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a कहिए, या माइनस बी प्लस अंडर रूट d/2a कहिए। फिर बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a कहिए, या मेरे प्यारे मित्रों माइनस बी माइनस अंडर रूट d/2a कहिए। दोनों एक ही फॉर्मूला, एक ही है। ठीक है, ये इसका मतलब ही वही होता है जो इसका मतलब होता है। अब ये डी क्या होते हैं, यहाँ पे सर आपने डी क्यों दिया वो समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे डी क्या है, हम लोग का विवेचक है। डी क्या है, विवेचक है या विवक्तर है। डी को हम लोग विवेचक या विवक्तर के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कभी कभी आप लोगों को एग्जाम में विवक्तर निकालने के लिए भी पूछ दिया जाता है। आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण दिया रहेगा और वहां पे आप लोगों को पूछ दिया जाएगा इसका विवेचक क्या होगा।
या विभक्तर क्या होगा, या मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, तो सारे कंसेप्टों को बारीकी से बताया जाएगा। ठीक है, समझना होगा। इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसे डी से सूचित किया जाता है। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बी स्क्वायर माइनस डी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अभी हम लोग बढ़ेंगे और समझाने का आपको प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा आप लोग के लिए आगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे कुछ लिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित, तो इसे याद रख लीजिएगा। और मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहाँ पे अच्छे तरीके से सारे एग्जाम्पलों को बैठा बैठा के समझाऊंगा। जो कब डी का मान बड़ा है, देखो यहाँ पे डी का मान छोटा है, तो इसके मूल देखो क्या क्या आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे अच्छे से करवाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया है, यदि डी का मान यानी कि डी यानी बी एच का माइनस 4ac दोनों एक ही हुआ, तो डी का मान 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा का मतलब हुआ 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन माइनस में नहीं हो, क्योंकि माइनस में जाएगा तो छोटा हो जाएगा ना। तो डी का मान जब 0 से बड़ा होगा तब इसकी मूलों की जो प्रकृति होगी वो क्या होगा, तो वास्तविक और असमान होंगे। वास्तविक और असमान यानी कि रियल एंड अनइक्वल होंगे। रियल का मतलब वास्तविक और अनइक्वल का मतलब असमान होंगे। अब जब आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा तो वहां पे समझाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए ये वास्तविक निकल के आया, वास्तविक यानी कि परमेय अपरमेय कुछ भी हो सकते हैं, और असमान आए, दोनों अलग अलग होंगे। जैसे कि बात करेंगे, मान लीजिए अगर ये 2 आया तो फिर ये माइनस का 2 भी आ सकता है, अगर ये रूट 2 आया तो यहाँ पे रूट 3 भी हो सकता है, कुछ भी आ सकते हैं मूल मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ लेकिन ये अलग अलग होंगे। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे, अभी बताया था आप लोगों को पीछे में। तो इसके 2 मूल होंगे तो वास्तविक होंगे। वास्तविक मतलब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परमेय और अपरमेय के समुच्चय को, जिसमें परमेय भी हो और अपरमेय भी हो। तो अब चलिए, यदि डी का मान 0 के बराबर होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बराबर हो जाए डी का मान 0 के बराबर हो, तब क्या हो जाएगा, तो इसके मूल जो होंगे मेरे प्यारे दोस्तों वो रियल एंड इक्वल होंगे। रियल एंड इक्वल होंगे मतलब वास्तविक होंगे। जैसे कि 2 आया मेरे प्यारे दोस्तों तो दूसरा मूल भी 2 ही आएंगे, अगर रूट 2 आया तो दूसरा मूल भी अगर रूट 2 ही आता है, तो ये वास्तविक और समान हो जाएंगे। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो वहां पे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि बराबर 0 आएंगे, तब ये हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ तक समझ लीजिए, आपको एग्जाम्पल के साथ ही बताया जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यदि डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से मेरे प्यारे दोस्तों छोट हो, 0 से छोट हो यानी कि -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, यानी माइनस में मान आ जाए, सिंपल बात समझिए, माइनस में मान आ जाए, तो क्या करना, तो इसके कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। कोई वास्तविक मूल्य मेरे प्यारे दोस्तों नहीं होंगे। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप लोग और सीख पा रहे होंगे। अब चौथा कंसेप्ट भी है आप लोगों के लिए, मैंने लिखा है, इसे भी समझिएगा। डी एक पूर्ण वर्ग हो तथा एबीसी परमेय संख्या हो। मेरे प्यारे दोस्तों डी अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो और एबीसी क्या है, परमेय संख्या हो, तो दोनों मूल क्या होंगे, तो परिमेय ही होंगे। ये भी पूछा जाता है, दोनों मूल का परमेय होंगे। जब डी क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, और एबीसी क्या होगा, तो यहाँ पे समझ सकते हैं परिमेय होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो भी भाई, वो ले सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा हम लोग। अब कहा गया है, जो यहाँ से देखिए, वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई भी वास्तविक संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे भी हम ले सकते हैं 2, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या निकल के आता है, 4। अगर -2 लें तो -2 का भी वर्ग कीजिए तो भी ये क्या निकल के आता है, 4 ही निकल के आता है। अगर √2 ले तो इसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो ये 2 ही निकल के आता है। तो वही ऊपर में बताया गया है, वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, तो कभी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होगा। हाँ अगर काल्पनिक संख्या हो तो उसका वर्ग मेरे प्यारे दोस्तों वो ऋणात्मक होता है। जैसे काल्पनिक संख्या क्या होगा, तो ऐसे करके रूट के अंदर माइनस में हो तो वो हो जाएगा काल्पनिक, और इसका वर्ग करेंगे तो यह यहाँ से -2 निकल के आ जाएगा। तो समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए यहाँ से क्या है, किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक वास्तविक संख्या नहीं होता है, अर्थात काल्पनिक होता है। वही कहा गया, जैसे -2 हो और इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो यह मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, यह क्या होगा, तो काल्पनिक होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, जो अभी आप लोग को बताया गया। ठीक है, काल्पनिक संख्या। और ये सभी के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, फिर भी अगर समझना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, बताऊंगा अच्छे से। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी या डेल्टा से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं, डेल्टा भी पूछा जाता है कभी कभी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी या डेल्टा सूचित करते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जो भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट था यह यहाँ पे खत्म हो जाता है, और एक पार्ट आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, और क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं एग्जाम में उस पे बेसिस बताए जाएंगे, उसके यानी कि उसके बेस्ड प्रश्न बताए जाएंगे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिसमें मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग को। धन्यवाद।